यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला में वेलकम करता हूँ। हमारी वीडियो आज की होने जा रही है लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, जो कि क्लास 11th के लिए आप लोग को फोर्थ टाइम लॉ ऑफ मोशन में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऐसे तो अगर बात करें लॉ ऑफ मोशन की तो इसमें दो साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा योगदान रहा, एक गैलीलियो गैलीली का और एक रहा सर आइजैक न्यूटन का। ठीक है, और गैलीलियो गैलीली की लॉ ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करते हुए न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ मोशन को एक्सटेंड करके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी तैयार किया था, उसके बारे में हम डिटेल करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले स्टडी करने जा रहा हूँ या स्टडी करवाने जा रहा हूँ लॉ ऑफ मोशन विच इज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। ओके, तो न्यूटन की अगर हम बात करें तो न्यूटन जो है प्रिंसिपिया नाम की किताब, ठीक है, यह एक बुक लिखा गया प्रिंसिपिया नाम का, ठीक है, जो कि लिखा गया था सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, जिसमें लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जो है लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जो है वो तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए थे। ठीक है, जिसको हम लोग जो है इस तरह से, पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहता है, ठीक है, everything wants to be continue in its physical status, either rest or uniform motion unless an external force, unbalanced force acts on it. ओके, तो यहाँ पर बात आती है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो चाहता है कि अपनी जिस अवस्था में वो प्रेजेंट टाइम में है वो उस अवस्था को बरकरार रखे। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। लेकिन लास्ट में का कहना था कि इट कैन बी हैपन, ठीक है, इट कैन बी हैपन व्हेन another external unbalanced force acts on it। ये तब तक हो सकता है ना, ये अपने स्टेट को जो है कि उस अवस्था को तब तक बनाए रख सकता है जब तक इस पर कोई बाहरी अनबैलेंस फोर्स ना लगे। जिस समय इस पर बाहरी अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो मोशन में आ जाएगा, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स लगने पर किसी भी ऑब्जेक्ट का, ध्यान देना, अगर हम F नेट की अगर बात कर ले जो कि हमारा टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा, अगर वो जीरो के इक्वल ना हो तो उस स्थिति में एक्सेलरेशन का मान भी जीरो नहीं होगा। और अनबैलेंस फोर्स लगने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स अगर लग रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में उसमें एक्सेलरेशन जीरो प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स उसका जीरो नहीं होगा अनबैलेंस फोर्स का। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो आ जाएगा किसमें, मोशन में, और जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है वो एक्सेलरेट होगा, और जब वो एक्सेलरेट होगा तो वो आ जाएगा किसमें, वो आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में मान लो कि आप किसी टेंपल में चले जाते हो, ठीक है, और वहां पर लॉर्ड शिवा, लॉर्ड हनुमान, किसी भी भगवान का मूर्ति को देखते हो, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है, आप उस चीज को देख रहे हो, उस मूर्ति को देख रहे हो कि भगवान की मूर्ति लगातार वही निरंतर बनी हुई है। ठीक है, एक लंबे समय काल तक उनमें कोई बदलाव नहीं होती, कोई पोजीशन में चेंज नहीं होता है, तो वो जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, और वो रेस्ट में रहना चाहेंगे जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद क्या होता है। अज्यूम करो कि एक फुटबॉल मैदान में एक फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, और एक फुटबॉल प्लेयर आकर जो है उस फुटबॉल को आकर पीछे से किक करता है। तो किक करने के बाद क्या होगा, देखो फुटबॉलर जो होता है बॉल को किक करने से पहले अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएगा,
सॉरी बैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, अनबैलेंस फोर्स लगेगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स लगने से फुटबॉल जो है वो एक्सेलरेट नहीं होगी, मूव नहीं करेगा, तो वो फोर्स लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर फुटबॉल को पूरे के पूरे फील्ड में रोल आउट करना है, ठीक है, घूमना है, तो उसके लिए फुटबॉलर जो उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्चुअली तो वो कंट्रोल करके नहीं लगाएगा, वो क्या कंट्रोल होगा है ना, ताकि उस बॉल को जितना अधिक से अधिक स्पीड दिया जा सके। तो फुटबॉल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो अनबैलेंस फोर्स होगा, फोर्स लगने से पहले वो रेस्ट में था, जैसे ही फोर्स लगा तो फुटबॉल क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। आप लोग क्रिकेट देखते हो, मान लो विराट कोहली को जो है किसी ने गेंद फेंका, ठीक है, और गेंद का स्पीड जो था वो 130 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था, लेकिन जब विराट भाई साहब के पास जब गेंद गई, ठीक है भाई, उनका तो बात ही अलग है, तो जैसे वो गेंद गई तो उस गेंद को जैसे वो हिट करते तो वो जो बॉल का जो स्पीड है, जो पहले 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी, एकदम 140, 150, 160 की स्पीड से बाउंड्री को पार करेगी, ठीक है। तो वहां पर जो उन्होंने फोर्स लगाया ना, वो फोर्स 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए नहीं थी, या उसको कंटिन्यू करने के लिए नहीं थी। अगर वो फोर्स लगती और वही स्पीड अगर रहता तो वो बैलेंस फोर्स माना जाता, क्योंकि वहां पर बॉल एक्सेलरेट नहीं कर रही थी। लेकिन जैसी बॉल का स्पीड 130 से ज्यादा होगा, एबव होगा या कम होगा, ठीक है, तो वो बॉल एक्सेलरेट होगी, यानी कि वहां पर जो फोर्स लगा वो अनबैलेंस्ड लगा। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग और एनी ऑब्जेक्ट वांट्स टू बी कंटिन्यू इट्स फिजिकल स्टेट्स आइदर इन अ रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म मोशन, ओके, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। हाँ, तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करें बच्चों, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, एंड इट्स आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक है, जिसमें इनर्शिया में हमें बताया जाता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट में जब किसी भी प्रकार की बदलाव की जाती है, खास करके वो रेस्ट और मोशन यूनिफॉर्म मोशन में हो, और आप उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हो, रेस्ट को मोशन में लाने की कोशिश करते हो या यूनिफॉर्म मोशन को नॉन यूनिफॉर्म में, तो वो उसका टेंडेंसी होता है, ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी होता है कि वो उस बदलाव का विरोध करती है, ठीक है, और उस बदलाव की विरोध को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड आल्सो नोन एज द गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन, ओके। Now I am going to discuss about the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. इनका कहना था अपने दूसरे स्टेटमेंट में, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक चीज के बारे में क्लियर करता है, वो है अबाउट द फोर्स, ओके, यानी कि न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन से हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिल सकता है, और कहा जाता है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस्ड अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। तीनों लॉ से हमें फोर्स के बारे में पता चलता है, एक से डेफिनेशन, दूसरे से डेरिवेशन और तीसरे से नेचर, ठीक है। तो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अगर बताऊं तो इसके अनुसार से क्या कहता है, इसके अनुसार से है द रेट ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ मोमेंटम चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज directly proportional to the external force applied, ओके। मान लो आप यूज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का मास m है, ठीक है, और वो पोजीशन x पर रखा हुआ है। अब इस पर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाइड करता हूं, ठीक है, तो F अप्लाइड होने के बाद ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होकर ये ऑब्जेक्ट वही m मास का ऑब्जेक्ट जो है वो बाई पोजीशन को जो है वो एक्सेलरेट होता है, ठीक है, इधर की ओर एक्सेलरेट होता है इन अ टाइम ऑफ t, ओके, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम x to the y is s, ओके।
तो उस स्थिति में मान लो कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो है फोर्स लगने से पहले इसका वेलोसिटी u था एंड इसका वेलोसिटी देन आफ्टर अप्लाइंग टू द फोर्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स द v, ओके, व्हिच इज आल्सो नोन एज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ द मोमेंटम चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। इस ऑब्जेक्ट में जब मोशन में बदलाव आ रही है, इसके मोमेंटम में चेंज आएगी, तो उस मोमेंटम का जो चेंज होगा, रेट होगा, वो इस फोर्स अप्लाई जो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओके। तो एज्यूम करो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके। तो एज्यूम करो कि ये हमारे पास F नेट है, ठीक है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट्स मीन द P डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ओके। अब अगर मैं यहां पर बात कर लूं, तो अगर P की बात कर लूं तो ये चेंज निकालना है हमें, तो उस स्थिति में यहां पर जो है ये हमारा जो है F नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, Pf माइनस Pi, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी अपॉन डेल्टा T, ओके। और अगर मैं इसके मान को रख दूं, फाइनल मोमेंटम का मतलब क्या होगा? यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा, और यहाँ पर पोजीशन पर जो होगा वो इनिशियल मोमेंटम होगा। And we know about the momentum, okay? Momentum is the nothing but the product of mass and velocity. And here we put to the value of final momentum m into v and the initial momentum m into u upon delta t, okay? Then f net is equal to is directly proportional to, हमारे पास कॉमन क्या होगा? स्मॉल m v minus u upon delta t, okay? अब यहां से क्या करूं? यहां देखो ध्यान से, v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू बाई डेल्टा टी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो f नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, m इनटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ओके। अब यहां पर जो है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t का जो मानोगे, डेल्टा v है चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड द डेल्टा t इज द टाइम, ओके। अब यहां से हम क्या करें? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को अगर देखो तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t है जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है, तो f नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m इनटू a, ओके। जहां पर a पुट जो है, इस फार्मूले की जगह पर मैंने a को पुट किया, कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है, या पर यूनिट ऑफ टाइम। And now I am going to replace the proportional sign in term of equal, then f net is equal to k into ma, ठीक है। In second law of motion by Sir Isaac Newton, it's going to be assume the value of k is equal to 1 if we assume, assuming k is equal to 1, proportional constant k is equal to 1, then f net is equal to ma. So we got the derivation of force which is applied on an object. So the derivation of force represented as the mass and acceleration. So force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration, okay? तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है बच्चों, ठीक है, वो हमें क्या देता है? वो हमें देता है डेरिवेशन, ओके, डेरिवेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। एक बार देखो अच्छे से, यहाँ पर जो है मैंने लिखा था क्या, कि रेट ऑफ मोमेंटम चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ओके। f net is f net proportional to the delta p upon delta t, where the delta p is the change of momentum and delta t is the time interval in which the momentum change of the body, okay. And here the pf minus pi final momentum minus initial momentum, delta p is equal to, है ना। तो इससे हमें जो
फॉर्मूला मिला वो मिला F, ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म ले सकते हो, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो देखते हैं अगला हमारा जो थर्ड है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। ओके, now dear students, I am going to discuss about the Newton's third law of motion, which gives the nature of force. Okay, and according to the Newton's third law of motion, ठीक है, to each and every action there is an equal and opposite रिएक्शन। तो ये तो हमारा ट्रेडिशनल जो है वो गया है ना कॉन्सेप्ट हो गया कि टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, और अगर मैं बात करूं इसके कॉन्सेप्ट की तो न्यूटन इसे कहना चाहते थे कि फोर्सेस आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ कपल्स, फोर्सेस आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ठीक है, जोड़े के रूप में, कपल्स ना लिखियो, जोड़े लिखना है ना, यानी पेयर्स लिखना, ठीक। तो फोर्सेज आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर्स, इसमें जो फोर्स होगा वो हमारे पास दो फॉर्म में आएगी। फर्स्ट जो है वो होगा फोर्स ऑफ एक्शन, तो सेकेंड होगा हमारा फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे आप अज्यूम करो कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो 1 है और एक ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट 2 है। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट 1 2 पर जो लगा रहा है फोर्स वो F12 है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्सपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट 1 है ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो जितना मैग्नीट्यूड का ये फोर्स लग रहा है F12 उतने ही मैग्नीट्यूड का कौन लगेगा F21। न्यूटन का यही कहता है लॉ, थर्ड लॉ, कि जितना मैग्नीट्यूड 1 ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर लगाएगा फोर्स का उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑब्जेक्ट 2 के द्वारा 1 पर एक्सपेंड होगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। तो in a term of the magnitude force of action in term of magnitude, so we going to take the modulus of force of action and the modulus of force of reaction। ओके, तो इससे हमें क्या मिलती है, मैग्नीट्यूड मिलती है। तो F12 mod is equal to F21, ठीक है। बट अगर हम डायरेक्शन को अगर एज्यूम करें तो द डायरेक्शन ऑफ द बोथ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर अपोजिट और डिफरेंट। ओके, सो वी हैव द फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन, सो F12 is equal to minus F21। ओके, देखो एक प्लस होगा दूसरा क्या होगा माइनस होगा। तो इस लॉ से यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चलता है कि फोर्स जो है ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, फोर्स हमेशा जोड़े के रूप में होता है। आप ये पेन लो और पेन लेकर जो है अपने हाथ के ऊपर इस तरह से प्रेशर लगाओ, तो एक परपेंडिकुलर फोर्स आपके हाथों पर जो है इस पेन के द्वारा पड़ेगा। तो इस सरफेस के द्वारा यानी कि हाथ की सतह के द्वारा इस पेन के ऊपर भी एक फोर्स एक्सपेंड होगा, एंड ये जो मैंने फोर्स लगा रखा है ये फोर्स ऑफ एक्शन हो गया, तो इस पेन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखिए अच्छे से, अगर आपको समझ में आ जाए तो थोड़ा सा मेरे लिए हेल्प कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि लेट से भले ही लेकिन मेरे वीडियोस जो है वो कंटिन्यूअस आते ही रहेंगे। और खास करके क्लास 12th के लिए जो है
और भी वीडियोज आने जा रहे हैं। मैं अपने चैनल पर और भी वीडियो क्लास 12 के लिए डालने जा रहा हूँ, जो कि कुछ बेसिक्स भी होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेरिवेशन से रिलेटेड होंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।